अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें हम एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर पाउल स्कॉट के एक वर्क द ज्वेल इन द क्राउन को डिस्कस करेंगे। पाउल स्कॉट एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं और उनकी एक मोस्ट फेमस कलेक्शन है राज क्वार्टेट के नाम से, जिसमें उन्होंने 4 नॉवल पब्लिश करवाए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं इन द एरा ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। फर्स्ट नॉवल है उनकी कलेक्शन का द जेवल इन द क्राउन। ये एक हिस्टोरिकल वर्क है और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी। बेसिकली पाउल स्कॉट का ये जो वर्क है द जेवल इन द क्राउन, ये 1966 में लिखा गया और इसकी सेटिंग जो है वो 1942 की है, यानी कि जो टाइम फ्रेम इस नॉवल के अंदर डिपिक्ट किया गया है दैट इज ऑफ 1942, और जो लोकेशन है वो ब्रिटिश इंडिया की है। बेसिकली इस नॉवल के अंदर दो डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। पहला हमारे पास थर्ड पर्सन ओमनिसिएट है जो करेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है और स्टोरी के बारे में बताता है, और जो सेकंड है हमारे पास दैट इज द डायलॉग अमंग द कैरेक्टर्स, यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं तो उससे अंदाजा होता है कि उनके अपने पर्सपेक्टिव भी देखने में नजर आते हैं हमें। अब ये जो टाइटल है द ज्वेल इन द क्राउन, बेसिकली इसकी दो इंटरप्रिटेशन है, पहली मेटाफोरिकल और दूसरी सिंबॉलिक। ये जो ज्वेल है यानी कि डायमंड, हीरा, कोहिनूर को रेफर कर रहा है यहाँ पे, जो मोस्ट प्रीशियस डायमंड था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश ने चुरा लिया था और बाद में वो क्वीन के क्राउन का पार्ट बना। और ये ज्वेल जो है ये सिंबलाइज कर रहा है इंडिया को, और जो क्राउन है यहाँ पे वो सिंबलाइज कर रहा है ब्रिटिश एम्पायर को, कि किस तरीके से इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके ब्रिटिश एम्पायर ने खुद को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्टेबल किया था। अब हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है जब मिस एडवीना क्रेन, एक इंग्लिश वुमेन, एक मिडिल क्लास फैमिली में वो पैदा हुई है लंदन में इन 1885, और वो इंडिया शिफ्ट हो गई हैं इन 1906। एक इंटेलिजेंट और परसेप्टिव वुमेन है जो काम करती हैं एज ए नैनी इन स्मिथ फैमिली। वो एक इंटेलिजेंट लेडी हैं लेकिन अपनी फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज की वजह से उनको एज ए नैनी सर्व करना पड़ रहा है। वो सुपरवाइजर भी रही हैं ऑफ द चर्च इन इंग्लैंड मिशन स्कूल्स इन मायापुर। अब बेसिकली जो सेटिंग है ब्रिटिश इंडिया की, वहां पे सिटी कौन सा है? मायापुर। 1909 में वो चर्च में सर्व करती रही हैं, देन उसके बाद वो सुपरिटेंडेंट बन गई हैं ऑफ एंजलिकन स्कूल्स इन मायापुर। ये जो एंजलिकन स्कूल्स हैं इनकी 3 एरियाज में पोस्टिंग है। एक है एंजलिकन स्कूल इन सिविल लाइन, सेकंड इज एंजलिकन स्कूल इन चिलियावाला, एंड द थर्ड इज एंजलिकन स्कूल इन दिब्रापुर। ये फिक्शनल पॉइंट्स हैं हमारे पास जहां पे जो मैडम क्रेन है, एडवीना क्रेन, वो सर्व करती नहीं है। देन हमारे पास यहाँ पे सेकंड करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है दैट इज अ डेफनी मैनर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है स्टोरी का। डेफनी मैनर एक यंग ब्रिटिश वुमेन है और वो फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडिया की नीस है जिनका नाम था हेनरी मैनर। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल यहाँ पे आए थे उनकी नीस है ये डेफनी मैनर। उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, डेफनी मैनर की मदर की, बिकॉज ऑफ कैंसर, और उनके फादर और ब्रदर को किल कर दिया गया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 इन ब्रिटेन। अब वो इंडिया शिफ्ट हो गई हैं, और क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है तो वो रावलपिंडी में रह रही हैं बेसिकली। अब रावलपिंडी पाकिस्तान का पार्ट है, बट इन 1942 इट वाज द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ पे वो ईथल मैनर के साथ रह रही हैं। ईथल मैनर जो है वो वाइफ है किसकी? हेनरी मैनर की। देन यहाँ पे वो मायापुर चली जाती हैं ईथल मैनर की एक फ्रेंड के पास जिनका नाम है लिली चैटर्जी। ईथल की ये जो फ्रेंड है इनके पास चली जाती हैं थोड़े अरसे के लिए डेफनी मैनर के, चलो मेरा दिल लग जाएगा, मैं वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर लूंगी। वहां पे वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे काम करी थी लंदन में, वो छोड़ के वो यहाँ पे आई है इंडिया में। देन एक और करेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है रोनाल्ड मैरिट। वो एक इंटेलिजेंट बॉय है जो एक वर्किंग क्लास फैमिली में पैदा हुआ है इंग्लैंड में, और अब वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया है इन मायापुर इन 1940। यानी कि जो मायापुर है, जो कोलोनाइज्ड एरिया है जहाँ पे कोलोनाइज्ड कम्युनिटी रह रही है, वहां पे आके एक कोलोनाइजर एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट हुआ है जिसका नाम है रोनाल्ड मैरिट। अब वो इंडियंस को इतना पसंद नहीं करता बट उसको डेफनी पसंद है। डेफनी मैनर के साथ ही जस्ट गॉट इन्वॉल्व इन लव। देन हमारे पास एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है दैट इज ऑफ हरि कुमार। हरि कुमार एक इंडियन बॉर्न मैन है जो 1920 में पैदा हुआ था, और उसकी पैदा होने के 2 डेज के बाद ही 2 डेज के बाद ही उसकी मदर की डेथ हो गई, और उसके फादर उसको अपने साथ इंग्लैंड ले गए इन 1922। और 1938 में, यानी कि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा टाइम गुजरने के बाद, उसके फादर बैंकरप्ट हो गए और उन्होंने इंग्लैंड में सुसाइड कमिट कर ली, और अब हरि कुमार को वापस आना पड़ा है अपनी नेटिव लैंड में। हरी इंडिया वापस आया है और अपनी आंट के साथ मायापुर में ही रह रहा है, और वो भी डेफनी मैनर के साथ लव में इन्वॉल्व हो जाता है। देन हमारे पास एक स्कूल टीचर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनका नाम है मिस्टर चौधरी। मिस्टर चौधरी एक स्कूल टीचर है इन दिब्रापुर। मैंने पहले भी बताया कि ये सारे फिक्शनल स्कूल्स हैं, फिक्शनल पॉइंट्स हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है जब डेफनी जो है वो मायापुर में आती है और वो यहाँ पे रोनाल्ड मैरिक से मिलती है।
अब डेफनी एक इंग्लिश लेडी है और रोनाल्ड मैरिड भी एक कॉलोनियल है और बाहर से आया है और यहाँ पे आके वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट हुआ है। लिली की कॉकटेल पार्टी में लिली चैटर्जी जो है जिनके घर में डेफनी रह रही है, वो एक कॉकटेल पार्टी होस्ट करती हैं और जहाँ पे हरी भी आया हुआ होता है और उसकी मुलाकात होती है डेफनी से। अब जो हरी है ना, उसको देख के लगता ही नहीं है कि वो एक इंडियन है, सिवाय उसकी वो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन के, क्योंकि वो अपनी लाइफ का एक मोस्ट टाइम जो है वो गुजार चुका है इंग्लैंड में, तो वो एक कंप्लीट इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हो गया है। लेकिन उसकी जो स्किन टोन है वो उसको डिफरेंट बनाती है फ्रॉम द इंग्लिश। उसकी स्किन टोन ये चीज डिक्लेयर करती है कि वो एक इंडियन है। अब यहाँ पे एक आयरनी दिखाई जा रही है, कैसे कि भाई जो डेफनी है वो अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड हरी, जबकि जो मैरिक है, रोनाल्ड मैरिक, ही इज मोर वाइट एंड वो उससे ज्यादा काबिल है, बट डेफनी जो है वो अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड एन इंडियन। अब ये एक आयरनी है यहाँ पे। जो मैरिक है ना वो बहुत जेलस होता है जब डेफनी जो है वो हरी की तरफ अट्रैक्ट होती है। फिर एक वॉर वीक एग्जीबिशन होता है जहाँ पे उनकी दोबारा मुलाकात होती है और मैरिक जो है उसको ये चीज पसंद नहीं आ रही, लेकिन स्टिल हरी जो है वो डेफनी की इंटेंशंस पे डाउट कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है हरी डाउट डेफनी की इंटेंशंस पे? क्योंकि उसको ये पता है कि जो डेफनी है वो वाइट है और हरी जो है वो एक लोकल नेटिव है यहाँ का। तो उससे ये चीज नहीं हजम हो रही कि कैसे कोई वाइट एक कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी के इंसान को पसंद कर सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टायर दिखाया जा रहा है कि डेफनी की जो ट्रू फीलिंग्स हैं, उसकी जो एक लॉयल इंटेंशन है, हरी उनके ऊपर डाउट कर रहा है जस्ट बिकॉज द क्लैशेस बिटवीन द कॉलोनियल्स एंड द कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी। अब वो आपस में मिलना शुरू करते हैं और डिफरेंट स्पॉट्स दिखाए गए हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है। पहली दफा वो बीबी घर में मिलते हैं, देन एक सेनेक्चुरी में उनकी मुलाकात होती है जहाँ पे वो सिस्टर लुडमिला से मिलते हैं। सिस्टर लुडमिला का कैरेक्टर जो है ना वो बेसिकली डिपिक्ट करता है कि किस तरीके से जो फीमेल्स हैं वो पोस्ट कॉलोनियल रूल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इन द पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। अब जो रोनाल्ड मैरिक है वो प्रपोज करता है डेफनी को, लेकिन डेफनी जो है वो उसके लव प्रपोजल को डिक्लाइन कर देती है। डेफनी मिलती है हरी से इन तिरुपति टेम्पल, जहाँ पे हरी उसको बताता है कि कुछ अर्सा पहले मुझे ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग मैरिक ने अरेस्ट कर लिया था इन मार्च। अब यहाँ पे ये चीज किसको डिपिक्ट कर रही है कि जो कॉलोनियल्स थे, जो कॉलोनाइजर्स थे, वो किस तरीके से ऑपरेशन करते थे, ब्रुटैलिटीज इंपोज करते थे और अरेस्ट कर लेते थे लोकल नेटिव्स को, चाहे उन्होंने कुछ किया हो चाहे ना किया हो। यहाँ पे एक रेशियल क्लैश दिखाया जा रहा है इन फ्रेंडशिप अमंग द हरी एंड डेफनी। अब जो हरी और डेफनी है वो चाहकर भी एक ट्रू फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो एक कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी के दरमियान जो क्लैशेस हैं वो उन दोनों की फ्रेंडशिप में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन अब ये सारी तो एक लव ट्रायंगल की बात हो गई। अब बात आती है कि बेसिकली उस टाइम वहां पे चल क्या रहा था ब्रिटिश इंडिया में। तो महात्मा गांधी जी ने ना क्विट इंडिया का स्लोगन बुलंद किया था। उन्होंने ये नारा लगाया था कि इंडिया को क्विट कर दो, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कहा जा रहा था कि आप छोड़ के चले जाओ इंडिया को। तो अब ऐसे में जो मिस क्रेन है, क्योंकि वो एक इंग्लिश लेडी थी, तो उन्होंने गांधी को नफरत करना शुरू कर दी कि भाई ये हमें इंडिया से क्यों निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो दिब्रापुर जाती हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग वो कहती हैं कि भाई मुझे दिब्रापुर से वापस जाना है, अब मैं मायापुर वापस जाना चाहती हूँ। तो जो मिस्टर चौधरी हैं, जो एक स्कूल टीचर हैं, वो कहते हैं कि भाई आपका जाना ठीक नहीं है क्योंकि हालात खराब है, वायलेशन हो रही है हर चीज की, रूल्स की, नॉर्म्स की, तो बेहतर है आप ना जाओ। तो खैर वो जिद करती हैं, तो वो कहते हैं चलो मैं भी आपके साथ आता हूँ ताकि आपको सेफली मायापुर पहुंचा दूं। तो रास्ते में उनपे ना कुछ इंडियंस अटैक करते हैं और मिस्टर चौधरी को किल कर देते हैं। अब जो मैडम क्रेन है वो इंजर्ड कंडीशन में उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे उनकी मुलाकात डेफनी मैनर से होती है। तो ये पूरा इंसिडेंट बताने का सिर्फ ये मकसद था कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तो इंग्लिश का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो वायलेंस की फॉर्म में एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंग्लिश को। हो सकता है कि ये रिएक्शन था कि भाई जो इंग्लिश ने किया उसके बदले जो इंडियन के बस में था उन्होंने किया, बट ऑब्वियसली वायलेंस कैन नेवर बी जस्टिफाइड। देन उसके बाद क्या हुआ कि भाई जब हरी और डेफनी की मीटिंग हुई तो कुछ इंडियंस वहां पे आ गए और उन्होंने हरी को बांध दिया और सेक्सुअली असॉल्ट किया डेफने को। अब जो मैरिक है उसने हरी को अरेस्ट कर लिया फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ डेफनी, डिस्पाइट कि डेफनी बार बार कह रही थी कि हरी ने कुछ नहीं किया, वो हरी को सेव करना चाहती थी। बिकॉज ऑफ द लव इंटेंशन हरी जो है उसको जेल में डाल दिया गया एंड डेफनी वाज एक्सपेक्टिंग हरीज बेबी। उसके बाद डेफनी की बेटी पैदा होती है जिसका नाम पार्वती मैनर्स रख दिया जाता है। अब ये जो वर्ड है ना पार्वती, इसका मतलब होता है प्योर क्लीन। अब ये नाम रखने के पीछे जो सिंबलिज्म हमारे पास है वो ये है कि जिस हालात में वो बेबी इस दुनिया में आई, जो भी सरकमस्टांसेस थे, उसने यहाँ पे उसको प्योरिटी का सिंबल दिखा दिया कि भाई जो भी हार्डशिप्स थी वो उस टाइम का पार्ट थी, जो न्यू लाइफ है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसकी डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हर डॉटर। जो डेफनी है उसकी डेथ हो जाती है और स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। एक ओपन एंडिंग वर्क
है जिसमें क्लियर कट नहीं बताया गया कि आखिर क्या सिचुएशंस थी और क्या लेसन था। अगर हम इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो पहला थीम हमारे पास कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का आता है कि भाई किस तरीके से जो कॉलोनियल्स थे उन्होंने आकर कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी पे रूल किया, उनके रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए, बदले में उनको नैरेटिव तो यही दिया कि हम आपको सिविलाइज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वायलेंस, ब्रुटैलिटीज, हार्श बिहेवियर इंपोज किए गए, दैट वाज अनजस्टिफाइड एट एनी कॉस्ट। देन हमारे पास सेकंड थीम है रेस एंड आइडेंटिटी का कि भाई जो हरी है वो ब्रिटिश लाइफ में रहा है सारी जिंदगी, लेकिन क्योंकि उसका वो एक स्किन टोन इंडियंस वाली थी तो उसको इंग्लिश ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और जो हमारे पास मैडम क्रेन है और डेफनी मैनर है, वो इंडियंस को लेके काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे अपने दिल में, लेकिन इंडियन कम्युनिटी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो वाइट्स थे। तो बेसिकली यहाँ पे अपनी अपनी आइडेंटिटीज की वजह से, अपनी अपनी रेस की वजह से सफर किया है लोगों ने। देन हमारे पास थर्ड थीम है पावर एंड ऑपरेशन का कि किस तरीके से जिनके पास पावर थी उसने उसको यूज करते हुए ऑपरेशन इंपोज किया अगले बंदे पे। व्हाइट्स के पास पावर थी कि वो सिविलाइज थे, वो वेल डेवलप थे, उन्होंने इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया लोकल्स को, उन्होंने पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया। और जो इंडियंस थे वो फिजिकली स्ट्रांग थे, उन्होंने वायलेंस को अपनाया और किस तरीके से उन्होंने टॉर्चर किया इंग्लिश को, इनोसेंट इंग्लिश को भी टॉर्चर किया गया। देन हमारे पास वायलेंस एंड ट्रॉमा का थीम आता है कि किस तरीके से थ्रू आउट द नॉवल मल्टीपल कैरेक्टर सफर कर रहे हैं। मैडम क्रेन के साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने सामने मिस्टर चौधरी को मरते हुए देखा, फिर वो खुद इतनी ज्यादा इंजर्ड हुई। और डेफनी के साथ क्या हुआ कि उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उसके बाद उसकी डेथ का हो जाना। हरी जो है वो किस तरीके से एक ट्रॉमा फेस करता रहा कि भाई ना तो मुझे व्हाइट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना मैं खुद को एक कंप्लीट लोकल डिक्लेयर कर पा रहा हूँ। रोनाल्ड मैरिक व्हाइट था बट उसको डेफनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो एक ट्रॉमेटिक एक्सप्रेशन दिखाया गया है थ्रू आउट द स्टोरी। सिंबलिज्म की बात करें तो ज्वेल इन द क्राउन, बेसिकली ये एक टाइटल सिग्निफिकेंस हमारे पास आ जाती है कि किस तरीके से इंडियन वर्सेस ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब ये जो नॉवल है हमारे पास, इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइटल लाइन है जो इस नॉवल का क्रक्स है, बेसिकली वो है द रेन फेल लाइक टेयर्स वॉशिंग अवे द सिंस ऑफ द पास्ट बट नॉट द मेमोरीज। अब ये जो लाइन है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन हम स्टोरी के हर एंगल से कर सकते हैं, स्टोरी के हर एक एक सीन से कर सकते हैं कि द रेन फेल लाइक टीयर्स, कि भाई जो बारिश है वो आंसुओं की तरह बही है, यानी कि जो भी हमारे दिल में गलत बातें थी, हार्श फीलिंग थी, वो सब निकल गई। जितने भी सिंस थे पास्ट के वो खत्म हो गए और अब जो है वो मेमोरीज तो रह जाती हैं, लेकिन अब उन मेमोरीज का हमारे प्रेजेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब ये जो एंड में एक गर्ल दिखाई गई है पार्वती मैनर, इसका नाम पार्वती रखने का मकसद ये था कि ये प्योर है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसका इम्पैक्ट इस बेबी गर्ल की लाइफ पे नहीं आएगा। तो ये जो नॉवल था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को बेहतरीन वे में ये नॉवल समझ आ जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।